हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हमें क्या करना है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करना है। हम लोग फिस्कल पॉलिसी कर रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने बजट का इंट्रोडक्शन, सभी टैक्सेस के बारे में देख लिया था। अब आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि फ्रॉम 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनमें से मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिया है। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए हैं, यानी अब उन टैक्सेस के स्थान पे जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। और बहुत सारे टैक्सेस ऐसे भी थे जिनकी जगह जीएसटी नहीं लग रहा है, आज भी वही टैक्सेस लग रहे हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी था, वो ऐसे टैक्सेस थे, आज भी उनकी जगह कस्टम या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ही लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। बट बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जिनकी जगह अब वो टैक्स ना लग के जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में देखते हैं, ये जीएसटी है क्या। पूरा नाम आप लोगों ने देख लिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखते हैं पहले इसके फैक्ट के बारे में कि जीएसटी मतलब क्या। ठीक है, इसकी फैक्चुअल डिटेल जानते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका मोटिव क्या है, मतलब कौन सी टैग लाइन के अंडर इसको हम लेंगे। दैट इज वन नेशन वन टैक्स, पूरे भारत के लिए एक टैक्स, पूरे भारत के लिए एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ये तो इसका हो गया मोटिव, यानी इसका मोटो हो गया, या मैं कह दूं इसकी टैग लाइन हो गई। कौन इसको प्रमोट करता है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दुनिया में पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया। सबसे पहला देश था फ्रांस, जिसने 1954 में इसको इंप्लीमेंट किया था। इंडिया ने कौन से देश से जीएसटी का मॉडल लिया है, इंडिया ने कनाडा से जीएसटी का मॉडल लिया है। अब आप कहेंगे कि मैम कनाडा से क्यों लिया है, क्योंकि कनाडा का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सिमिलर है। इस वजह से हम लोग, जैसे आप देखोगे कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो भी इंडिया ने कनाडा से लिया है, बहुत सारी चीजें इंडिया ने कनाडा से ली है। और जीएसटी का मॉडल भी हमने कनाडा से इस वजह से लिया है क्योंकि कनाडा के अंदर जो फेडरलिज्म है और भारत के अंदर जो फेडरलिज्म है, आप लोग पॉलिटी में समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद किसको कहते हैं। वहां का जो फेडरलिज्म है और इंडिया का जो फेडरलिज्म है दोनों का सेम है, इस वजह से हम लोगों ने कनाडा से ये जीएसटी का मॉडल लिया है। जो ये जीएसटी आया था, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी। देखो 2004 में विजय केलकर कमेटी बैठी थी, विजय केलकर कमेटी बैठी थी। इस विजय केलकर कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाना चाहिए। लेकिन उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, उस समय बीजेपी ऑपोजिशन में थी और बीजेपी ने इसको पास नहीं होने दिया था। 2011 में भी जीएसटी के लिए बिल लेके आए, लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पास नहीं होने दिया और ये बिल जो है वो अटक गया था, ये बिल आगे प्रोसीड नहीं कर सका था। लेकिन 2014 में जब बीजेपी खुद सत्ता में आई तो उन्होंने 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 में पेश किया और इसको पास कर दिया। पास करने के बाद ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग जीएसटी भारत में लागू हो जाता है। तो पहले तो ये दो शब्द आप लोग समझ लें कि बिल किसको कहते हैं और एक्ट किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछें कि जीएसटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था तो आपको बताना है 122nd, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था तो आपको बताना है 101st। ठीक है, ये बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है इसको समझो। बिल और एक्ट में देखो, कोई बात अभी लोकसभा में चल रही है, राज्यसभा में चल रही है। मान लीजिए लोकसभा से वो चीज पास हो चुकी है, राज्यसभा से भी वो मैटर पास हो चुका है। पास होने के बाद मैटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब जो भी मुद्दा था, मान लीजिए मुद्दा ये है कि सीजीएल एवरी ईयर 1 जनवरी को कंडक्ट होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसे बिल पे बातें चल रही है, तो अभी यहां से वो मैटर पास हो गया, हम कहेंगे वो बिल है, यहां पे वो बिल है। ठीक है, पास हो गया तो भी वो बिल है, पास हो गया तो भी वो बिल है, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो भी वो बिल है। अब अगर प्रेसिडेंट ने उस बात पे साइन कर दिए कि मैं भी आपको सिग्नेचर करके इस चीज का अप्रूवल देता हूं कि हाँ ये बिल जो है बिल्कुल सही है, तो वो बिल क्या बन जाएगा, तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जो जीएसटी है वो 122nd बिल है,
122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, और एक्ट कौन सा है? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अभी तक कितनी बार संवैधानिक संशोधन हो चुका है, कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं? 107 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं, ये 101st था। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ये हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें मैं यहां पे इंक्लूड कर रही हूं। इंडिया के अंदर जीएसटी कब से आया? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से इंडिया के अंदर जीएसटी लागू हो जाता है, इंडिया में जीएसटी आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इंडिया में जीएसटी आ गया तो क्या हुआ? इंडिया में जीएसटी लाने में सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी को अप्रूवल दे दिया था कि हाँ मैं जीएसटी को लागू करूंगा, मैं जीएसटी को अच्छा मानता हूं? वो पहला स्टेट कौन सा था? वो पहला स्टेट असम था। असम वो पहला स्टेट था जिसने ये कहा कि आई विल एक्सेप्ट जीएसटी मॉडल, मैं इस जीएसटी को एक्सेप्ट करता हूं। दूसरा स्टेट कौन सा था? बिहार था। और लास्ट स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी को अप्रूवल दिया? लास्ट स्टेट था जम्मू कश्मीर, इसने मजबूरी में जीएसटी को अप्रूवल दिया। ठीक है, जीएसटी को अप्रूवल देने के लिए अब देखो हुआ क्या था, 2016 में ये एक्ट आ गया था। 2016 से लेके 2017 तक का टाइम प्रत्येक स्टेट को दिया था, एवरी स्टेट को दिया था कि या तो तुम जीएसटी को एक्सेप्ट कर लो अपनी अपनी विधानसभा के अंदर, अगर तुम जीएसटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 1 साल के बाद यानी 2017 से आप लोग जितने भी टैक्स ले रहे हो वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे और आपको कोई भी टैक्स लेने की अनुमति नहीं होगी। अदरवाइज आप जीएसटी को लागू कर लें, आपके पास 1 साल का समय है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मजबूरन, अंतिम जम्मू कश्मीर था जिसने 2017 में इस जीएसटी को अप्रूवल दिया। अप्रैल ने 2016 में ही दे दिया था, बिहार ने 2016 में ही दे दिया था। जम्मू कश्मीर वो लास्ट स्टेट था जिसने जीएसटी को अप्रूवल दिया है सबसे लास्ट में। सबसे पहला असम, याद रखेंगे, ए से असम, बी से बिहार। ठीक है, जम्मू कश्मीर लास्ट में है। तो ये कुछ और बातें मैंने इसमें ऐड की है। फ्रांस फर्स्ट नेशन था, इंडिया ने कनाडा से अडॉप्ट किया। 122nd बिल है, 101st एक्ट है, 1 जुलाई 2017 में इंडिया में आया है। सबसे पहले असम, बिहार, फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर। इतनी चीजें हमने देख ली। अब देखो आप लोग पॉलिटी में 4 तरीके के बिल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बिल होता है ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल जिसको कहते हैं। एक बिल होता है फाइनेंस बिल, पॉलिटी में पढ़ोगे ये सब चीजें डिटेल में। एक चीज होता है मनी बिल, मनी बिल। और फिर एक चीज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अगर आप लोग पॉलिटी में ना पढ़ सकें तो मैंने भी ये यूट्यूब पे कराया हुआ है, यू कैन सर्च पॉलिटी बाय पायल गुप्ता, तो वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अब जो ये बिल होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको भी पास करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा आ रहा है जिससे स्टेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे स्टेट बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको पास करने का तरीका क्या होता है? लोकसभा से 2/3 वोट चाहिए, लोकसभा से 2/3 वोट चाहिए, राज्यसभा से भी 2/3 वोट चाहिए, और जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स में से 50% स्टेट जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। ये तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो वाला बिल। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिल होते हैं संविधान में जिसको बदलने की जरूरत पड़ती है। तो जो ऐसे बिल है जिससे स्टेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे बिल जब स्टेट को इफेक्ट कर रहे हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स से भी अप्रूवल चाहिए, स्टेट से भी एक्सेप्टेंस चाहिए। समझ रहे हो बात को? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स तीनों से एक्सेप्टेंस चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट कितने? 50%। तो जो हमारा जीएसटी था, जो अपना जीएसटी था, वो जीएसटी ऐसा था कि स्टेट के टैक्सेशन को, स्टेट के फाइनेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। तो स्टेट के फाइनेंस को अफेक्ट कर रहा था, तो 28 देश में से जब तक 15 देश इस चीज को हाँ नहीं कह देते तब तक जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था। जब तक 15 राज्य, 28 स्टेट में से जब तक 15 राज्य इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए अप्रूवल नहीं दे देते तब तक जीएसटी नहीं लग सकता था। उन 15 देशों में से सबसे पहला था असम और सबसे लास्ट में था जम्मू कश्मीर।
समझ गए? तो ये इस तरीके से जीएसटी जो है वो पास हुआ है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 122 और एक्ट कौन सा बताया मैंने? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। अब हमें यह जानना है कि जो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने जीएसटी तो ले आया, लेकिन संविधान के अंदर और किन किन चीजों को इसने चेंज किया, संविधान की और किन किन चीजों को इसने चेंज किया, अब उसको समझते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 का आया था। बहुत सारे चेंजेस इसने टैक्सेशन सिस्टम में कर दिए। सबसे पहला आर्टिकल सबसे पहला आर्टिकल 246A। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? 246A। इसने क्या कहा? देखो अभी तक क्या हो रहा था, एक मिनट एस्पिरेंट्स। पहले क्या होता था, हमने देखे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लेता है। हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लेता है, हमने ये देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि एक तो कस्टम ड्यूटी लेता है, एक सर्विस टैक्स लेता है, फिर हमने देखा था एक्साइज ड्यूटी लेता है, और फिर हमने देखा था सेंट्रल सेल्स टैक्स लेता है। ये 4 इनडायरेक्ट टैक्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में समझे थे। जो ये सर्विस टैक्स है, ये पहले केवल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता था, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स ले सकता था। सर्विस टैक्स कब आया? 1994 में आया है। मनमोहन सिंह इसको लेके आए थे 1994 में, और ऐसा कहा गया कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक सर्विस टैक्स, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स ले सकती है, ऐसा लिखा गया हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 246 के अंदर। ठीक है, लेकिन अब ये सर्विस टैक्स जो है वो जीएसटी में आ गया। किस में आ गया? जीएसटी में आ गया। जीएसटी में आने के बाद देखो, जीएसटी में कोई चीज आ जाती है तो बिल्कुल बराबर बंटवारा स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं। मान लो किसी सर्विस पे 12% जीएसटी लगा है, सीए ने अपनी सर्विस पे 12% जीएसटी लगा दिया है, तो कैसे बंटवारा होगा इसका? 6% तो लगेगा सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। और 6% लगेगा एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताती हूं। मान लो सीए की फीस थी 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए सीए की फीस थी, इस पे 12% जीएसटी लगा दिया। कितने रुपए हो गए? 12,000 रुपए, यानी 1,12,000 रुपए का बिल बन गया। इसमें जीएसटी कितना है? जीएसटी है 12,000 रुपए। तो इस 12,000 रुपए में से 6,000 रुपए जाएंगे सेंटर के पास और 6,000 रुपए जाएंगे स्टेट के पास। ठीक है, ये तरीका होता है। इसको कह दिया सीजीएसटी, इसको कह दिया एसजीएसटी। पहले क्या था कि सर्विस टैक्स ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, लेकिन क्योंकि सर्विस टैक्स जीएसटी में आ गया तो अब उसका हिस्सा, अब सर्विस टैक्स का हिस्सा भी स्टेट गवर्नमेंट ले सकता था। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 246A जो है वो शामिल किया, और क्या लिखा इसके अंदर कि स्टेट गिवन पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। पहले जो स्टेट था उसके हाथ में सर्विस टैक्स नहीं आती थी, लेकिन आर्टिकल 246A, जब भी कभी भी आप ये बड़े कैपिटल देखो ना, ए बी इस तरीके से बड़े किसी भी आर्टिकल के सामने, इसका मतलब अमेंडमेंट से आए हैं। जो ऐसे देखते हो ना आप 39A, इसका मतलब ये पहले से ही थे, इनको कहते हैं सब सेक्शन। अगर आप देखो ऐसे 39A, इसका मतलब ये कोई अमेंडमेंट से आई है। ये चीज जो अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये बताते हैं ये कोई चीज अमेंडमेंट से आई है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि 246 कैपिटल A लिखा हुआ है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चीज शामिल कर दी कि अब सर्विस टैक्स में भी स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। पहले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ले पाता था, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 268A को डिलीट किया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दूसरा बदलाव क्या किया? आर्टिकल 268A को डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें क्या लिखा था कि ओनली यूनियन इज एम्पावर्ड टू लेवाई सर्विस टैक्स। क्या लिखा हुआ था कि एम्पावर्ड यूनियन टू लेवाई सर्विस टैक्स, लेकिन अब इस चीज को खत्म कर दिया।
बट नाउ दिस आर्टिकल वॉज डिलीटेड। जीएसटी आने की वजह से कि केवल यूनियन नहीं ले सकता, अब स्टेट भी ले रहा है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। आर्टिकल 269A में क्या किया? आर्टिकल 269A में ये लिखा गया कि जो इंटरस्टेट ट्रेड होंगे, इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है? दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड। मान लो कोई चीज राजस्थान में बनी है और महाराष्ट्र में बिकने जा रही है, ठीक है, तो जो इंटरस्टेट ट्रेड जो होंगे, जो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में होंगे, वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा? वहां पे आईजीएसटी लगेगा। कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। ये क्या होता है आपको कुछ स्लाइड्स के बाद समझ आएगा। और ऐसा कहा गया कि इंटरस्टेट ट्रेड का जो पैसा है वो यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना कितना? जितना जीएसटी काउंसिल बताएगी। ये जीएसटी काउंसिल क्या है ये भी अभी हम समझेंगे। ये सब बातें आपको अभी और ज्यादा क्लियर होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 269A में ये कह दिया कि जो भी जीएसटी काउंसिल बताएगी कि आईजीएसटी का कितना हिस्सा स्टेट को मिलेगा, उतना ही हिस्सा फिर स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 269A भी शामिल कर दिया। आर्टिकल 270 भी शामिल में भी कुछ बदलाव कर दिया। क्या लिख दिया कि सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी अब एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स इनको रिप्लेस कर देगा। क्या बताया इसने? एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की जगह अब जीएसटी लगने लग जाएगा और इसका बंटवारा स्टेट के साथ बिल्कुल वैसा होगा जैसा फाइनेंस कमीशन बताएगा। जैसा फाइनेंस कमीशन कहेगा, फाइनेंस कमीशन आप लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे आर्टिकल 280 में। फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि जितना भी पैसा सेंटर के पास आता है टैक्स का, उसका कितना परसेंट पैसा स्टेट्स में बांटा जाएगा, स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा, कितना परसेंट स्टेट को मिलेगा, ये बात फाइनेंस कमीशन बताता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देखो जीएसटी के तो दो टुकड़े हो गए। जीएसटी के दो टुकड़े कैसे हो गए? एक हिस्सा सीजीएसटी, एक हिस्सा एसजीएसटी। अब सीजीएसटी में जितना आया है उसका कुछ परसेंट स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बात फाइनेंस कमीशन बताएगा। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की सारी डिटेल है, ये बात फाइनेंस कमीशन बताएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 270 में ये बात लिख दी। आर्टिकल 279A, इसके अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 279A, जिसका हेड जो होगा जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर होगा। इसको डिटेल में हम समझेंगे। आर्टिकल 366 में क्या लिख दिया कि जो लीकर है, अल्कोहलिक लीकर, मतलब इंसान जो शराब पीता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लीकर है, उसको जीएसटी से बाहर रखेंगे, उसको जीएसटी से बाहर रखेंगे। ये बात आर्टिकल 366 में लिख दी। इसका मतलब अगर कल को जीएसटी लग रहा है शराब पे तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 366 में क्या लिखा हुआ है कि शराब को जीएसटी से बाहर रखेंगे। अब अगर शराब पे जीएसटी लगाना है तो हमको पहले संविधान का आर्टिकल 366 बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप शराब पे जीएसटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बदलाव आए आपके 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब हम देखते हैं कि ये जो जीएसटी काउंसिल का जिक्र हुआ है वो क्या है। पहले लेमन टर्म्स में समझेंगे, फिर स्लाइड्स पे चलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A से जीएसटी काउंसिल बना दी गई और इसको ये कहा गया कि जीएसटी रिलेटेड सारे डिसीजन तुझे लेने हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें दो तो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और फिर कुछ लोग होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सेंटर की तरफ से 2 लोग आएंगे और स्टेट की तरफ से 31 लोग आएंगे, यानी टोटल 33 मेंबर्स इसके हो जाएंगे। टोटल 33 मेंबर्स इसके हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन 2 होंगे? एक तो होंगी फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। यही इस टीम की, यही इस काउंसिल की हेड भी होंगी, चेयरमैन भी यही होंगी। और एक होंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस ऐसे केंद्रीय मंत्री जो सभी राज्यों के फाइनेंस को संभालते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में से कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट में से स्टेट की मर्जी है कि एनी मिनिस्टर को भेज सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को भेज सकते हैं अपने यहां से। मे बी सीएम खुद आ सकते हैं, मे बी फाइनेंस मिनिस्टर आ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है कौन आएगा।
हर राज्य से एक मंत्री यहाँ पे आएगा। तो कितने राज्य हो गए हमारे? 28 राज्य तो ये हो गए। फिर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसी यूटीज हैं जिनके मिनिस्टर भी यहाँ पे आएंगे। कौन से मिनिस्टर, ये बात स्टेट डिसाइड करेगा, ठीक है। और फिर इन 28 मेंबर्स में से, स्टेट वाले 28 मेंबर में से किसी एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्टेट की तरफ से बनेंगे और जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, यानी सेंटर की तरफ से बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से टोटल 33 मेंबर्स जो है जीएसटी काउंसिल में होते हैं। फिर अब बात आई कि वोटिंग पावर किसको कितनी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को वोटिंग पावर मिली है 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट को वोटिंग पावर मिली है 2/3। आप कहोगे कि ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, ऐसे कैसे दे दिया इन्होंने, स्टेट तो ज्यादा है, हर बार स्टेट की बात मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। 1/3 का मतलब समझो, 1/3 का मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलूं तो लगभग 33.33% है ना। इन दोनों के पास कितनी वोट की ताकत है? 33 वोट्स की ताकत है, लगभग 33 वोट्स की ताकत है। मान लो डिसीजन लेना है कि शराब पे जीएसटी लाए या ना लाए। अगर इन दोनों ने यस कह दिया, इसका मतलब 33 वोट्स जो है वो यस को मिल गई कि यस अल्कोहल मस्ट बी इंक्लूडेड इन जीएसटी। 33 वोट्स मिल गई। स्टेट को कितनी वोटिंग पावर है? स्टेट को 2/3 वोटिंग पावर है। 2/3 का मतलब क्या हो गया, इसको समझो। 2/3 का मतलब क्या हो गया? टू-थर्ड का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि भाई अगर मैं 2/3 को 100 में बदलूं, परसेंटेज में बदलूं, तो लगभग 66% आ गया। ये 66% वोट कितने मेंबर्स के बीच में है? 31, क्योंकि स्टेट के कितने सदस्य हैं? 31 के बीच में है, यानी हर किसी के पास लगभग 2 वोटों की ताकत है। अगर हरियाणा सरकार ने यह कह दिया कि यस शराब पे जीएसटी आना चाहिए, तो 2 वोट्स और मिल गई है शराब को। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने यह कह दिया शराब पे जीएसटी नहीं आना चाहिए, मतलब 2 वोट्स मिल गया नो को। अब आप कहोगे कि मैडम ज्यादा वोट्स तो स्टेट के पास है, कम वोट सेंटर के पास है। ऐसा नहीं है। किसी भी डिसीजन के लिए आपको 75% वोट्स की जरूरत होगी। किसी भी डिसीजन के लिए आपको 75% वोट्स की जरूरत होगी, यानी इनको अगर 75 का आंकड़ा प्राप्त करना है तो स्टेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके पास तो मैक्सिमम 33 वोट है। और उनको अगर 75 वोट्स चाहिए तो उनके पास मैक्सिमम 66 वोट्स हैं, उनको भी सेंटर का हक चाहिए। तो मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा, दोनों को मिलके ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। 75% वोट चाहिए किसी भी डिसीजन के लिए। समझ गए? ये था पूरा जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन। हम स्लाइड्स में देख लेते हैं और क्या है। देखो स्लाइड्स में भी यही बात लिखी हुई है कि यूनियन की तरफ से कितने लोग हैं? 2 मेंबर हैं। स्टेट की तरफ से 31 मेंबर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होंगे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो है वो इसका एक और व्यक्ति होगा। और इनको वोटिंग पावर कितनी होगी? 1/3, मतलब इनके पास मैक्सिमम 33 वोट्स होंगी। ठीक है। स्टेट की तरफ से, एवरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्टर आएगा। वो मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, डिप्यूटी सीएम हो सकते हैं, या कोई भी और मिनिस्टर हो सकते हैं एज पर देयर विश, उनकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है। उनमें से एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट की तरह सेलेक्ट कर दिया जाएगा और इनके पास 2/3 वोटिंग पावर है, यानी 66 वोट्स हैं और हर किसी के पास 2 वोट हैं। हर किसी के पास 2 वोट हैं। इस तरीके से ये पूरा कॉम्पोजिशन होता है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसके यहाँ पे कोरम कितना है? कोरम का मतलब क्या होता है? गण पूर्ति, यानी कि मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए जीएसटी काउंसिल में। तो कोरम कितना होना चाहिए? कोरम होना चाहिए यहाँ पे 50%। कोरम कितना चाहिए? 50%, यानी 33 लोगों में से जब तक 17 लोग नहीं आएंगे तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल को कितना कोरम चाहिए? 50%। 33 में से जब तक 17 लोग नहीं आएंगे मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ये जीएसटी काउंसिल का पूरा कॉम्पोजिशन है। अब देख लेते हैं ये जीएसटी काउंसिल काम क्या क्या करेगी। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होंगे। पहले तो ये उन इनडायरेक्ट टैक्सेस की लिस्ट बनाएगी जिनको जीएसटी में सब्ज्यूम करना है। इनडायरेक्ट टैक्स, सेस, सरचार्ज कौन से ऐसे होंगे जिनको जीएसटी में सब्ज्यूम करना है, जीएसटी में शामिल करना है। सेकंड, ये बताएगी कि किस डेट से
क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, इनको जीएसटी में इंक्लूड किया जाएगा। अभी तो नहीं है ना, जीएसटी में हमने पढ़ा था। ये बताएंगे कि किस डेट से ये चीजें जीएसटी में आएंगी। यही बताएंगे कि जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, 5%, 10%, किस चीज पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा। यही बताएंगे कि डिजास्टर कहीं अगर आ गया, कहीं कोई कैलामिटी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो क्या आप एक्स्ट्रा सेस लगा सकते हो, आप एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा सकते हो। जैसे केरला गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल के कहने पे 1% कैलामिटी सेस लगाया है कि 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा हर जीएसटी की चीज पे, ताकि जितना पैसा वो 1% से इकट्ठा हो वो इनकी रिहैबिलिटेशन में यूज किया जा सके। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल ही बताएगी कौन सा स्टेट कितना एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकता है। अगर किसी यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए जीएसटी को लेके, या स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए जीएसटी को लेके, तो उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल ही उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करेगी। ठीक है, यही बताएगी कि किन लोगों को जीएसटी देना है, किन को नहीं देना, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी की जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए जीएसटी काउंसिल के। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है, जीएसटी रिलेटेड सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसके हेड कौन है, जिसके हेड फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है जीएसटी के वो समझो। जीएसटी के फीचर है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने देखा था ना कि कोई भी डायरेक्ट टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सब्ज्यूम होते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, विस्तृत है, व्यापक है। मतलब कोई एक आधा टैक्स इसके अंदर नहीं गया है, बहुत सारे टैक्सेस इसने अपने अंदर समा लिए हैं, अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिए हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है। फिर है ये मल्टी स्टेज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ए से सामान गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे। हर लेवल पे, हर स्टेज पे जीएसटी लगता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर स्टेज पे जीएसटी लगता है, इसलिए लिखा है ये मल्टी स्टेज्ड है। ठीक है, उसके बाद ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई गाड़ी गुजरात में बनी, गुजरात में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ठीक है, गुजरात में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अब वो जा रही है पंजाब में, पंजाब में उसका सेल हुआ। गाड़ी थी मान लीजिए 2 लाख रुपए की। गाड़ी कितने की थी, 2 लाख रुपए की थी। इसके ऊपर मान लीजिए 18% जीएसटी लग रहा है, 18% जीएसटी लग रहा है, तो टोटल बिल कितने का बनेगा, 2,36,000 का, 2,36,000 का, जिसमें से 2 लाख की तो गाड़ी है। बिल कैसे बनेगा कि 2 लाख का तो आपका व्हीकल है और 18,000 रुपए है जो, वो क्या है, 18,000 रुपए आपका जीएसटी है। और ये कैसे बना है, जिसमें से 9% तो गया सीजीएसटी और 10% लगा, 9% लगा एसजीएसटी। एक और बात याद रखना, यहां पे गलती की है हमने। ये इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है, इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है, तो यहां पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी 18% आईजीएसटी लगेगा। जब कभी भी इंटरस्टेट ट्रेड होगा तो जो टैक्स लगेगा उसको जीएसटी ना कह के उसको आईजीएसटी कहेंगे। और ये कितना होगा, जीएसटी और एसजीएसटी को प्लस कर दो, उतना होगा। तो 9% यानी जो 18,000 रुपए है उसके 9,000 रुपए तो सेंटर ले लेगा और 9,000 रुपए स्टेट ले लेगा। मैंने क्या कहा, 9,000 रुपए तो सेंटर ले लेगा, 9,000 रुपए स्टेट ले लेगा। कौन सा स्टेट, गुजरात या पंजाब? अब सवाल ये आया, गुजरात बोला मैं लूंगा, पंजाब बोला मैं लूंगा, कौन लेगा ये टैक्स? अब ये बातें दिक्कत वाली थी। तो जीएसटी काउंसिल ने क्या कहा कि जो जीएसटी होगा ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड होगा। जहां पे इस जीएसटी की डेस्टिनी फिनिश हो रही है, डेस्टिनी कहां फिनिश हो रही है, पंजाब में, इसकी मंजिल कहां फिनिश हो रही है, पंजाब में। तो ऐसा कहा गया कि जो ये स्टेट वाला 9,000 रुपया है ये पंजाब को मिल जाएगा। यानी ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहां पे उस सामान की मंजिल फिनिश हो रही है, जहां पे उस सामान की डेस्टिनी फिनिश हो रही है, वहां पे ये वाला टैक्स लग जाएगा। इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। और जो जीएसटी है ना वो सप्लाई साइड पे लगता है, सप्लाई बेसिस पे लगता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग वाली कंट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्यों को मिलता था, इनको मिलता था पहले, लेकिन जीएसटी जो है जहां पे सप्लाई हो रही है वहां पे मिलेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन वैट सिस्टम एंड रिड्यूसेस कास्केडिंग इफेक्ट। ये क्या होता है समझना,
बिल्कुल ध्यान से समझना, एक ही बार समझा रही हूं, समझ आता है तो ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये वैट सिस्टम पे आधारित है। वैट क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स। जितनी ज्यादा वैल्यूज ऐड होती रहेंगी उतना ज्यादा टैक्स लगता रहेगा, और ये कास्केडिंग को कम करता है। क्या करता है? कास्केडिंग को कम करता है, कास्केडिंग इफेक्ट को कम करता है। समझेंगे एक बात को, ठीक है। ए से सामान गया बी पे, बी से सामान गया सी पे। वो सामान 100 रुपए का था। पहले मैं विदाउट जीएसटी कह रही हूं, विदाउट जीएसटी। जब जीएसटी नहीं आया मैं वो सिस्टम बता रही हूं, ठीक है। फिर हम विद जीएसटी, मतलब जब जीएसटी आ गया तब समझेंगे। 100 रुपए का सामान बी पे गया। मान लीजिए इस पे 10% क्या लग रहा है? इस पे 10% एक्साइज ड्यूटी लग गई। कुछ चीज प्रोड्यूस हुई है तो 10% एक्साइज ड्यूटी लग गई। ए वाला क्या कहेगा कि 100 का सामान है, 10 रुपया टैक्स है, आप हमको 110 रुपया दे दो। तो बी क्या करेगा? 110 रुपया इसको दे देगा, ठीक है, 110 रुपया इसको दे देगा। अब बी क्या कर रहा है? उस सामान को सी को बेच रहा है, उस पे फिर से 10% सेल टैक्स लग गया। मान लीजिए 10% सेल टैक्स लग गया। अब क्या कहा जाएगा कि जो भैया मेरे को ये 10% सेल टैक्स लगाओ, 10% सेल टैक्स निकालना है मुझे। कितना आएगा? 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1, यानी कि 11 रुपए अब टैक्स देना पड़ेगा। सामान कितने का था? 110 का था। 110 में 11 रुपए जोड़ लो, 121, यानी सी को कहा जाएगा आप हमें 121 रुपए दो। 110 रुपए का सामान था और 11 रुपए जो है वो टैक्स के हैं, आप हमको 121 रुपए दो। ये 11 रुपए कैसे आए टैक्स के? 100 का 10%, समझ आता है भाई, सामान था 100 पे 10% ले लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 10 पे 10% क्यों ले रहे हो? ये 10 तो टैक्स था, 10 रुपए तो टैक्स था जो हमने पहले लगाया था। आप टैक्स पे टैक्स क्यों ले रहे हो? समझ रहे हो बात को? ये एक्स्ट्रा 1 रुपया आपने हमसे क्यों लिया है? टैक्स पर टैक्स लिया है ना। इसी को ही कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। इसी को ही क्या कहा जाता है? कास्केडिंग इफेक्ट। अब जीएसटी आने की वजह से क्या होगा? ये 1 रुपया उस दुकानदार की जेब में वापस आ जाएगा। ये 1 रुपया दुकानदार की जेब में वापस आ जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपको टैक्स पे टैक्स नहीं देना है ना। तो जीएसटी आने के बाद कैसे कैलकुलेशन होगा? जीएसटी आने के बाद कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, जितने का सामान है, सामान 100 रुपए का है तो 10 रुपए ही टैक्स के लगेंगे। ये 1 रुपया वापिस आ जाएगा, जिसको कहेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहा जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जो सामान हम पहले पे कर चुके हैं, जो टैक्स पहले पे कर चुके हैं, अब वो टैक्स आपको फिर से पे नहीं करना अगले स्टेज पे। वो जितना आपने एक्स्ट्रा आपसे लिया गया है वो आपको वापस आपके वॉलेट में मिल जाएगा। इसको कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको टैक्स पे क्रेडिट मिल जाएगा, आपके टैक्स का क्रेडिट आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट खत्म करना। अब अगर जीएसटी होता तो ये 11 रुपए ना लग के ये 110 प्लस 10 यानी 120 का ही सामान होता। ये 11 रुपए जो 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा है वो ना लगता, ठीक है। ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके 3 ऑर्गन है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। और आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या कब लगेगा मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। आपको क्लैरिटी हो जाएगी इन चीजों की। एग्जांपल समझो। मान लीजिए राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। राजस्थान में ए व्यक्ति से सामान बी पे गया। कोई गुड है, मान लो कोई गाड़ी है, ये गाड़ी ए से बी ने बेची, तो इस पे क्या लगेगा? इस पे सीजीएसटी लगेगा और इस पे एसजीएसटी लगेगा। कितना? मान लो 18% टैक्स है तो 9% सीजीएसटी, मतलब उसका 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा और 9% उसका कहां चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये सामान राजस्थान से बनके पंजाब में बिकने जा रहा है, पंजाब में बिकने जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा कि आपकी गाड़ी पे 18% आईजीएसटी लगेगा।
जैसे ही शब्द आपने सुना आईजीएसटी, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये कोई इंटर स्टेट ट्रेड हुआ है, ये एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये एक स्टेट से ज्यादा स्टेट की कहानी है, यानी ज्यादा स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब ये 18% जो है कहां जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल बताएगी, जीएसटी काउंसिल बताएगी कि इस 18% में से कितना हिस्सा स्टेट को देना है, कितना हिस्सा स्टेट को देना है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि आईजीएसटी का कितना हिस्सा स्टेट को मिलेगा। वैसे आधा आधा ही करते हैं, ये होता है आईजीएसटी। जब इंटर स्टेट ट्रेड हो तो आईजीएसटी, जब इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट, तब तो सिंपल जीएसटी लगेगा। और जब बात हो इंटर स्टेट ट्रेड यानी एक स्टेट और दूसरे स्टेट की बात, तब लगेगा आपका आईजीएसटी। क्लियर हो गई बात, आईजीएसटी। और आईजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। आईजीएसटी का अमाउंट कितना होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। जैसे 18% लगना था तो नो इसका, तब जाके ये 18% बना है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 ऑर्गन है इसके, और इसकी स्लैब्स कितनी है, बहुत सारी हैं। कौन कौन सी स्लैब्स हैं, 0%, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे 0% जीएसटी लग रहा है। एक चीज होती है जैसे शराब, उस पे तो जीएसटी लग ही नहीं रहा है, लेकिन जिसपे 0% जीएसटी लग रहा है, आप उसको यूं नहीं कहोगे उस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड शब्द आते ही जीएसटी एग्जेम्प्टेड शब्द आना बिल्कुल अलग है। जीएसटी एग्जेम्प्टेड शब्द होते मतलब उस पे 0% भी नहीं लग रहा, उस पे 0% भी नहीं लग रहा है, ठीक है, उस पे 0% भी नहीं लगा। 0% जीएसटी मतलब इट इज इंक्लूडेड इन जीएसटी बट 0% स्लैब, ठीक है। जैसे जो भी अनब्रांडेड चीजें होती है ना, खुला दूध, खुले चावल, अनब्रांडेड जितनी भी चीजें उन पे 0% जीएसटी लगता है। फिर दूसरी स्लैब होती है 5%, 12%, 18% और 28%। इस तरीके से 5 स्लैब जो है वो जीएसटी की होती है, और ये सारी स्लैब जीएसटी काउंसिल ने ही डिसाइड की है, ठीक है। तो ये हमने इसके फीचर देख लिए, इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी पे किसको करना है, जीएसटी पे किसको करना है, पहले लेमन टर्म्स में समझेंगे, फिर हम स्लाइड्स पे आएंगे। ध्यान से समझना जीएसटी पे किसको करना है। देखो, 2 तरीके के स्टेट्स होते हैं, पॉलिटी में पढ़ोगे आप, 2 तरीके के स्टेट्स होते हैं। एक को कहते हैं जनरल स्टेट, एक को कहते हैं जनरल स्टेट या सामान्य राज्य, और एक होते हैं स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट, स्पेशल स्टेटस स्टेट, ठीक है, जिनको कुछ स्पेशल विशिष्ट दर्जा मिला हुआ है। ये कितने हैं, ये 11 राज्य हैं। ये कितने हैं, ये बचे हुए जितने भी हैं वो ये हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, वो जनरल स्टेट है। स्पेशल स्टेट में कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, वो स्पेशल स्टेटस स्टेट है। किनको कहेंगे स्पेशल स्टेटस स्टेट, जिनको आर्टिकल 371 के अंदर लिख के बताया गया है कि ये स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल है, ठीक है। अब समझो, ये वो स्टेट होते हैं जहां पे जिंदगी बिताना थोड़ा मुश्किल है, जहां पे हिली टेरेन है, जहां पे रिसोर्सेज निकालने बहुत मुश्किल है, पानी भी आप 2.5-3 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे चल के ला रहे हो, तो यहाँ पे पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले क्या था समझो, अगर कोई व्यक्ति जनरल स्टेट में कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है और वो कंपनी जनरल स्टेट में है, कोई कंपनी जनरल स्टेट में है, अगर उसका टर्नओवर क्या होता है, 1 साल की सेल, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और स्पेशल स्टेटस स्टेट में क्या कहा हुआ था कि टर्नओवर अगर किसी बिजनेसमैन का, किसी फर्म का 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन जनवरी 2019 में क्या कहा गया, जनवरी 2019 में इसकी लिमिट बढ़ा दी गई। क्या कहा कि अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तब आपको जीएसटी पे करना है इन जनरल स्टेट्स। और फॉर स्पेशल स्टेट्स, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी पे करना है। अब मान लीजिए कोई आदमी महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है अपनी शॉप पे,
महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है। साल के कितने हो गए उसके? 1,20,000। साल के कितने हो गए? 1,20,000। क्या उसको जीएसटी पे करना है? नहीं करना है, वो उसका टर्नओवर ही नहीं है, इतने का सामान वो महीने में 10,000 की ही सेल कर रहा है, 1,20,000 उसकी साल की हुई, उसको जीएसटी देना ही नहीं है। अब यहीं पे ही मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है कि 5 लाख का टर्नओवर है उसका महीने का, मंथली 5 लाख की सेल करता है वो, तो साल की कितनी हो गई? 60 लाख की सेल। साल की 60 लाख की सेल हो गई, एनुअली 60 लाख की सेल होगी, तो उसको जीएसटी देना है क्योंकि वो 40 लाख से ज्यादा का माल बेच रहा है इन जनरल स्टेट, और स्पेशल स्टेटस स्टेट में 20 लाख से ज्यादा का माल बिकने पे जीएसटी देना है। ठीक है, अब स्लाइड्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जीएसटी नॉर्म्स क्या लिखे हुए हैं? अगर कोई बिजनेसमैन है उसका टर्नओवर x लाख से ज्यादा है, ये x क्या है? पहले था 20 लाख और 10 लाख, 20 लाख फॉर ऑर्डिनरी स्टेट, 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट लाइक तेलंगाना। लेकिन 2019 जनवरी में अमेंडमेंट किया जीएसटी काउंसिल ने और क्या कहा कि इसको डबल कर दो, ऑर्डिनरी स्टेट के लिए 40 लाख कर दिया और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट के लिए 20 लाख कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? किसको जीएसटी पे करना है? सबको नहीं करना। अब जीएसटी पे कैसे करोगे? कोई नंबर मिलेगा आपको, जैसे आपका पैन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, ऐसे ही जीएसटी पे करने के लिए नंबर बना हुआ है जिसको कहते हैं जीएसटीआईएन। पूरा नाम होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर समझो। अब आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड सबका बना होगा ना, आधार कार्ड है, उसमें कितने डिजिट्स है? आप कहेंगे मैडम 12 डिजिट्स है। अब मैंने आपसे पूछा उसमें एबीसीडी भी है क्या? उसमें अल्फा न्यूमेरिक्स भी है, अल्फाबेट्स भी हैं क्या? नहीं, सारी 1 2 3 है ना, ऐसे 222 0 1 2 3 4 बस सारे न्यूमेरिक्स हैं। कौन देता है आधार कार्ड? आधार कार्ड आपको कौन प्रोवाइड कराता है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे भारत के लोगों को आधार कार्ड देता है। ऐसे ही पैन कार्ड बने हुए हैं अपने। पैन कार्ड क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। ये डिजिट्स जो होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं। डिजिट्स जो होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक होंगे। ठीक है, उसमें कैसे लिखा होगा? उसमें ऐसे लिखा होगा AF0012BC, इस तरीके से लिखे होंगे, यानी ABCD भी है और न्यूमेरिक्स भी है। इसी तरीके से जो आपका जीएसटी नंबर होगा वो 15 डिजिट्स के अल्फा न्यूमेरिक होंगे। 15 डिजिट्स के अल्फा न्यूमेरिक कैसे लिखा होगा? AB123C002, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, ये 15 डिजिट्स के अल्फा न्यूमेरिक होगा। पैन कार्ड आपको कौन देता है? सीबीडीटी वाले। सीबीडीटी वाले आपको पैन कार्ड देते हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस वाले आपको पैन कार्ड देते हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी नंबर भी कोई तो प्रोवाइड कराता होगा ना। जीएसटी नंबर कौन प्रोवाइड कराता है? जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड, ये कंपनी है। जीएसटीएन एक कंपनी है, और ये कैसी कंपनी है? ये सेक्शन 8 कंपनी है। कैसी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए, ये देश में किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। पर्पस क्या है? सबको जीएसटी नंबर बांटना। जिस दिन सबको वो जीएसटी नंबर दे देंगे उस दिन इनका काम फिनिश हो जाएगा, और इस तरीके से जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड सब लोगों को जीएसटी नंबर प्रोवाइड कराती है। अब जो ये जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड है इसमें कौन कौन पार्टनर है? ठीक है, ये कंपनी किसके नाम है? ये जो सेक्शन 8 कंपनी है इसके अंदर पार्टनर है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एलआईसी हाउसिंग, ये सब। ठीक है, पहले क्या था? 2013 से 2018 तक यूनियन गवर्नमेंट के 24.5% शेयर लगे थे, स्टेट गवर्नमेंट के 24.5%, मतलब सभी स्टेट्स को मिला के, एचडीएफसी के 20%, आईसीआईसीआई के 10%, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 10%, एलआईसी के 10%, टोटल 51% इनके थे। लेकिन अभी देखा कि जीएसटी डाटा इतना बड़ा हो गया है कि आप किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में इनको नहीं दे सकते। तो इन फ्यूचर भारत सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि ये 50-50% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बांट लेगी,
कि 50% शेयर्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, 50% शेयर इसमें स्टेट गवर्नमेंट के होंगे और इन सबके शेयर्स को जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए डिसीजन लिया है। तो ये जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड है। अब एक ये भी नई चीज समझ लेते हैं, ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कौन होते हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कहते हैं, जीएसपीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसी फिनटेक कंपनी होती है, ऐसी आईटी कंपनी होती है जो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस को डेवलप करती हैं जिससे आप लोगों को टैक्स भरना, जीएसटी भरना आसान हो जाए। जीएसटीएन पोर्टल से आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे किस तरीके से आप जीएसटी पे कर सकते हैं। याद करो वो कैनन ऑफ टैक्सेशन हमने पढ़े थे एडम स्मिथ के 4 कि जो टैक्स है वो कन्वीनियंट होना चाहिए पे करने के लिए। तो जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है ये उस टैक्स को कन्वीनियंट बनाते हैं, ऐसी एप्स या ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिससे आप इजीली अपने जीएसटीएन पोर्टल पे जीएसटी पे कर सकते हो। जोहो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, अच्छा एक और बात, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा, तो अब क्या होगा, इसकी जो भी करंट डिटेल्स है ना वो मैं लास्ट में मिसलेनियस नाम करके एक टॉपिक बनाऊंगी जिसमें जितनी भी करंट बातें हैं वो हम इंक्लूड कर देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्या चीजें नई आई है, कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्कीम नई आई है, ऐसे ही जीएसटी में क्या नए बदलाव आए हैं, फिस्कल पॉलिसी बजट में क्या नए बदलाव आए हैं। आपसे एक बात पूछी जा सकती है, आपसे बात क्या पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा कौन सा टैक्स कलेक्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट होता है। सबसे ज्यादा कौन सा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सभी, अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी टैक्सेस को मिला दूं तो सबसे ज्यादा कौन सा टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, सबसे ज्यादा जीएसटी। ठीक है, उसके बाद कौन सा टैक्स है, उसके बाद इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, ये रिसेंट बजट की बातें हैं। फिर कॉरपोरेशन टैक्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। फिर एक्साइज है जिसमें पैसा अपने पास आया है। फिर कस्टम ड्यूटी है जिसमें अपने पास पैसा काफी आया है। और फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एसटीटी है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आया है। ये तो हो गया ओवरऑल टैक्सेशन, ओवरऑल। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट आपको मिलता है, हाईएस्ट अमाउंट कौन से इनडायरेक्ट टैक्स से आपको मिलता है, ये है जीएसटी। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ ले कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा 2021-22 के बजट में कैलकुलेट हुआ है, दैट इज इनकम टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स। जनरली कॉरपोरेशन टैक्स सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन इस साल इनकम टैक्स ज्यादा हुआ है। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इस तरीके से लाइन चलेगी। तो इस बात को भी आप इंक्लूड कर लेना। हालांकि जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगे इस सेशन के एंड तक, जितनी भी अमेंडमेंट्स, जितने भी बदलाव भारत की सरकार ने कर लिए होंगे, वो सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगी ताकि आपको फाइनेंस के लिए कुछ भी और देखने की लोड ना पड़े। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। ये क्या लिख रहा है, ये क्या कह रहा है कि जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया जीएसटी का जो डुअल मॉडल है वो कहां से अडॉप्ट हुआ है। इस डुअल मॉडल का मतलब क्या है, दो मॉडल है ना, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ये हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से। ठीक है, हमने देखा था भारत ने जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया है। फिर उसके बाद जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन, जीएसटी में इनमें से कौन सा फीचर है, ये सीधा सा ये पूछ रहा है, डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी या डेस्टिनेशन। हमने देखा था जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो आंसर क्या है, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सेस दैट आर लेवाइड ऑन एनी इंट्रा स्टेट परचेज। इंट्रा स्टेट पूछ रहा है वो, अगर वो पूछता इंटरस्टेट, अगर क्वेश्चन में पूछता इंटरस्टेट, इंटरस्टेट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, स्टेट ए से स्टेट बी के बीच में, तो लगता आईजीएसटी। अब उसने पूछा है इंट्रा स्टेट यानी विद इन अ स्टेट, हरियाणा का हरियाणा में ही माल बिक रहा है, गुजरात का गुजरात में ही, राजस्थान का राजस्थान में ही, एक सिंगल स्टेट इंक्लूडेड है, तो कौन सा लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी।
आंसर विल बी बी। देखना वो क्या पूछ रहा है, इंटर पूछ रहा है या इंट्रा पूछ रहा है। उसने इंट्रा पूछा है, इंट्रा पूछा है तो आंसर विल बी बी। आई होप जीएसटी से रिलेटेड ये कुछ बेसिक डिटेल आप लोगों को समझ आई है। आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।